हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 10 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पूरे साइंस के करिकुलम में अगर हम देखें तो कार्बन की एक अलग जगह है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे लिए ये, क्योंकि ये पूरा बेस बनेगा 11th-12th में जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा डिटेल में समझते चलेंगे, ताकि आगे के ग्रेड्स में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े या हम कहें कि कार्बन की खुद की केमिस्ट्री पढ़े तो हम ज़्यादातर किस्सों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहले मॉड्यूल में हम कवर करेंगे कि क्या और क्यों हम कार्बन को इतना महत्व देते हैं, वाई कार्बन इज सो इम्पॉर्टेंट टू अस। ठीक है, अगर हम मोटा मोटी बात करें तो नेचर में 119 यानी कि 119 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंस के साथ चलते हैं। बट कार्बन एक ऐसा है कि अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का 1/3 पोर्शन खाली कार्बन अपने साथ जो बॉन्ड्स बनाता है, अपने साथ जो कंपाउंड्स बनाता है, उसके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, उसके बारे में हम भी फिर डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर हम देखने जाएं तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें याद होंगे। 1 to 20 तो आपने 9th में ही याद कर लिए होंगे, बट उन 1 to 20 में अगर हम देखने जाएं तो कार्बन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी सारे मैंने गायब कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें इस चैप्टर में और अब जो केमिस्ट्री पढ़नी है उसमें कार्बन की एक इम्पॉर्टेंस को समझना है। क्यों कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अभी नेचर में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ मेटल से बनी होती हैं, कुछ ग्लास से बनी होती है, क्ले से बनी होती है, बहुत सारे अदर मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो कुछ इमेजेस हैं, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो फर्स्ट वन इज़ लाइक कि मेटल से बनी हुई चीज़ है, ये ग्लास से बनी हुई चीज़ है। बाकी सारा अदर्स में आ जाता है। अदर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं, अगर इन सब में आप कुछ कॉमन ढूंढने जाओ, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉमन है और वो है हमारा कार्बन। वो है हमारा कार्बन। कार्बन एलिमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के क्रस्ट में खाली 0.02% कार्बन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, बीट कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल हो, पेट्रोलियम हो। खाली 0.02 इन द क्रस्ट है। एंड एटमॉस्फेयर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करते हैं तो 0.03। इतने कम प्रेजेंस के साथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कार्बन हमारे जीवन में। ठीक है, कार्बन के बारे में अगर हम एलिमेंटल लेवल पे स्टडी करें, थोड़ा सा उसका बेसिक समझें, तो पीरियोडिक टेबल में वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं, ना वो लस्ट्रस है, ना वो हम उसमें मेलिएबिलिटी ढूंढ पाते हैं, ना डक्टिलिटी होती है, ना सोनोरस है। ठीक है, बट हाँ, कार्बन में ही उसके एलोट्रोप्स एक्सेप्शन हैं, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, कार्बन हमें मेजरली अगर नेचर में हम ढूंढने जाएं तो कोल में हमें कार्बन मिल जाता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल इज कार्बन। ठीक है, इसका सिंबल सी है, आप सबको पता है। कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ध्यान दें तो ग्रेड 9 में जब हमने पढ़ा था कि भाई एक रूल था, नील्स बोर भाई साहब ने हमको एक थियरी एक्सप्लेन करी थी, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आएंगे। ठीक है, तो in the first cell, in the K shell it is 2 electrons, in the L shell it is 4 electrons maximum। अगर हम बात करें तो सेकेंड सेल में 8 जाते हैं। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इन द इनर मोस्ट शेल इट इज 2, इन द आउटर मोस्ट शेल इट इज 4। 2-4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, प्लस ये ऐसी कैपेसिटी है कि अगर इसे स्टेबिलिटी लानी है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। बट
क्या कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्या कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। समझते हैं थोड़ा कार्बन को और डिटेल में। ठीक है, कार्बन ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी को भी स्टेबिलिटी चाहिए तो वो क्या करेगा, नियरेस्ट हमारा जो इनर्ट गैस होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेगा। तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और इलेक्ट्रॉन लेके वो नियॉन का स्टेबल स्टेट ला सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन दे के हीलियम का स्टेबल स्टेट वो अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो करता क्या है कार्बन जब उसे स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और वो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। अभी आपको एक चीज़ समझनी है कि मास नंबर अगर जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का एडिशन हम मास नंबर बोलते हैं, और जितने प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब जाके वो एलिमेंट स्टेबल स्टेट में कहलाता है। ठीक है, जब हम 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हैं फॉर कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि खाली 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो कहीं से आएंगे नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा डोजेज है या 4 इलेक्ट्रॉन का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कार्बन हैंडल नहीं कर पाएगा। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मिल तो रहे हैं, बट उसका न्यूक्लियस उतना सक्षम नहीं है जहाँ पे खाली 6 प्रोटॉन हैं कि वो एक बैलेंस बना सके, और बैलेंस नहीं होगा इम्बैलेंस में, वो एक स्टेबल एलिमेंटल स्टेट में या इनर्ट स्टेट में नहीं जा पाता। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ गई कि भाई हम 4 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर सकते, तो क्या हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें? क्या हम हमारे 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान में दे दें? नहीं दे सकते ना। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हटाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में है। और उसके अलावा वो जो 6 प्रोटॉन है उसका क्या, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अगेन द केस ऑफ इंस्टेबिलिटी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से वो 6 प्रोटॉन तो बैलेंस आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम अगेन वही आई कि ना हम 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पा रहे, हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है वो इतना केपेबल नहीं है, ना हम किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहे, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं, ले भी लेते हैं, तो हमारा जो प्रोटॉन के साथ इम्बैलेंस हो रहा है वो हमें स्टेबिलिटी से जीने नहीं देगा। तो ज़िंदगी में जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, भाईचारा निभाते हैं, हम बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, हम हमारे बॉन्डिंग्स को शेयर करते हैं, हम हमारी चीज़ों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन अपनी वैलेंसी या अपने वैलेंस शेल के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स जब भी बनेंगे बिटवीन कार्बन एंड डिफरेंट एलिमेंट्स, तो वो हमेशा बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनेगा। आपको पता होगा आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, नहीं पता तो हम आगे इस वीडियो में देख लेंगे। बट कोवेलेंट बॉन्डिंग इज जनरली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का शेयर, ना मैं तेरे को पूरा दूं ना मैं तेरा पूरा लूं। ठीक है, हम दोनों शेयर करेंगे। कुछ इस तरीके से शेयरिंग होती है कि हाँ भाई, जब तेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं आके सपोर्ट कर दूंगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तू आके सपोर्ट कर देना। ठीक है, तो कार्बन बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी आपके दिमाग में आएगी कि मैडम क्या खाली कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके तरह किसी और के नखरे नहीं है? बहुत सारे एलिमेंट्स के नखरे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो भी नॉन मेटल्स है वो कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखते हैं हम धीरे धीरे कि किस तरीके से जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। सबसे पहला अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अब बोलोगे मैडम हाइड्रोजन मेटल नहीं है, कुछ बोलेंगे मैडम हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो होगा
यस, हम हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही उसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी मेटल की है और सारी की सारी नॉन मेटल की है। बट इतना हमें समझ आता है कि हाइड्रोजन जिसका अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसे जब स्टेबिलिटी चाहिए तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर सकता है, दे देगा, तो अगेन केस ऑफ इंस्टेबिलिटी, ले लेगा तो अगेन केस ऑफ इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, एंड जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये वाला सर्कल ऑब्जर्व करें, ये वाला सर्कल ऑब्जर्व करें, तो सेकेंड वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों के पास एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, मींस दे आर अटेनिंग द स्टेज ऑफ हीलियम स्टेबिलिटी। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि जनरली जब ये शेयर कर रहे होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, सिंगल पेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड, तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे जब हम इसको लिखने जाते हैं कि भाई हाइड्रोजन किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड हम उनके बीच में बनाते हैं, सिंगल लाइन बनाते हैं, बॉन्ड उस तरीके से डिनोट किया। ठीक है, अभी क्लोरीन भाई साहब का किस्सा लेते हैं। क्लोरीन नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर 17, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन आयनिक बॉन्ड भी बनाता है विथ सोडियम, क्लोरीन खुद के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, थोड़ा अड़ियल सा। ठीक है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब उसके साथ दूसरा क्लोरीन आता है, ठीक है, दूसरा क्लोरीन जब आता है तब हम अगर देखें तो क्या होता है, उसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इसके 7 इसके। अब दोनों को एक एक चाहिए। क्लोरीन बाकी पूरी दुनिया के साथ, यानी कि मेटल्स, उसकी पूरी बाकी दुनिया मतलब मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, पर जब बात आती है नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाने की तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो शेयर करता है अपने खुद के भाई बहनों से, वो हमेशा शेयरिंग पे ही काम करता है। वो ऐसा कहता है कि भाई मेरे साथ शेयर करो, क्यों, क्योंकि हमें सिखाया जाता है शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो इसको जब एक इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी और चाहिए, लाइक एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो ये अपने भाई से बोलेगा चल अपने दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, जब अपने दोनों शेयर करने की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, पर यहाँ पे टोटल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सॉरी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, यानी कि एक पेयर शेयर हुआ। तो जब एक पेयर शेयर होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जब हम सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इनको लिखते हैं तो इस तरीके से इनका सिंगल बॉन्ड डिनोट किया जाता है। चलिए, ऑक्सीजन भाई साहब, जो हम सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं, महत्वपूर्ण इंसान है हमारे जीवन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर उसका 8 है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ये भाई साहब भी मेटल्स के साथ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाते हैं ऑक्साइड्स के फॉर्म में। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स के बारे में, फिर एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिफाइन करी थी। पर ऑक्सीजन अपने भाई बहनों के साथ हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग में उतरता है, हमेशा शेयरिंग में उतरता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। चलो आओ बेन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जब हम लेते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, टोटल 4 इन नंबर।
तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डबल बॉन्ड से डिनोट करते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डबल बॉन्ड से डिनोट करते हैं, एक ये वाला पेयर और एक नीचे वाला पेयर, ठीक है। तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, और ऐसे वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है, दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आई बात? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, एटमॉस्फेयर में 71%, ठीक है। अब उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो एटॉमिक नंबर तो 7 है, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, पर किसके लिए? बाकी सबके लिए। अपने भाई बहनों के साथ ये हमेशा शेयरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 इसको भी चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, 3 छोटे वाले भाई साहब को भी चाहिए। तो करते क्या हैं ये दोनों बड़े और छोटे? ये दोनों शेयरिंग करते हैं, पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 3 इसको भी चाहिए, 3 इसको भी चाहिए, यानी 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। ये 3-3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो कितने पेयर बनते हैं? 1, 2 और 3 पेयर बनते हैं, है ना। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है दोनों के बीच में। तो जब 3 पेयर बनते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन में, ठीक है। समझ आई बात? और जब ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम क्या कहते हैं? इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ आई बात? 3-3 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं दोनों के बीच में, तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, अभी वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है, हमारा पानी का पानी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का 1 है, तो वैलेंसी भी हाइड्रोजन की एक ही है, बट ऑक्सीजन तो 8 है, वैलेंसी उसकी 2 है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए 2 चाहिए। तो करे क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए एक हाइड्रोजन सक्षम नहीं है, ठीक है। 2 करने के लिए एक हाइड्रोजन सक्षम नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए एक जुगाड़ करते हैं। अभी भाई साहब ऐसा बोलते हैं हाइड्रोजन वाले कि मैं एक और अपना भाई लेके आता हूँ, एक मैं दूंगा, एक मेरा भाई देगा, ठीक है। दोनों के साथ आप बॉन्ड शेयर कर लीजिए, दोनों के साथ आप बॉन्ड शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन अपने बॉन्ड शेयर करके ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है। इसीलिए हम लिखते हैं H2O, ठीक है। चलिए, मीथेन, CH4 कहाँ पे मिलता है? ये हमें मीथेन गैसियस स्टेट में होता है। यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं कि भाई हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मांग रहा है कार्बन, भाई क्यों? क्योंकि कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। पर किस तरीके से वो समझते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस C1 है, ठीक है। कार्बन 2, 4, एटॉमिक नंबर 6 है, आउटरमोस्ट शेल में 4 है, यानी कि वैलेंसी भी हमें 4 है हमारे पास, हमें 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। जब 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है तो कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन घेरा बना लेता है। हाइड्रोजन कार्बन बोलता है मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू अपने 4 भाई बहन को लेके आ। तो हाइड्रोजन बोलता है ठीक है, हम 4 जन आके आपके साथ
इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। हम 4 जन अलग अलग दिशा में आके आपसे जुड़ जाएंगे। आप खाली हमारे लिए थोड़ी बहुत जगह रख लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से बनाते हैं मीथेन मॉलिक्यूल, जहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पेयर्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। 4 पेयर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इन द केस ऑफ मीथेन, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। इसको डिटेल में हम आगे भी समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें बस यही करना है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड बनाता है। अभी आपने देखा कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 हाइड्रोजन ले, पर यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन आपको पता है एटॉमिक नंबर 8 है और वैलेंसी 2 है, ठीक है। प्लस दूसरी चीज की भाई कार्बन की वैलेंसी 4 है, एटॉमिक नंबर 6 है, आउटरमोस्ट शेल में 4 है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे फॉर द स्टेबिलिटी। अभी उसको हम देखते हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में, ऑक्सीजन में भी आपको 6 दिख रहे होंगे। ऑक्सीजन क्या बोलेगा, चल तेरे 2 मेरे साथ शेयर कर ले, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता हूँ, मैं तेरे साथ अपने 6 शेयर कर लेता हूँ, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन बोलता है 2 तो तू कर लेगा, दूसरे 2 का क्या करूं मैं। तो बोलता है मैं दूसरा भाई ले आता हूँ या दूसरी बहन ले आता हूँ, मेरी छोटी भाई बहन तो है ही। तो भाई वो भी आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और कुछ इस तरीके से सेटलमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होना, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनना। एक इधर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इधर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कि हम CO2 को कैसे लिखते हैं, तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। समझ आई बात। चलिए देखिए, अब जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ ही रहे हैं, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं प्रॉपर्टीज पे ध्यान, क्यों प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है वो भी मैं समझा। They are usually liquids or gases due to weak force of attraction between their molecules. Only some are so. ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट शेयरिंग से जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे, क्योंकि इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहता है। बहुत गिने चुने ऐसे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि होते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो जहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पे अगर हम कहें कि भाई मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होता है मेरा, देखो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, एक्सेप्ट फॉर डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है, क्यों है, समझते हैं अभी थोड़ी देर में। ये लो क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में वीक फोर्स लगा है। वीक फोर्स में बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए, वीक फोर्स में हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अभी ये सारी चीजें तो ठीक है, पर लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक और चीज समझनी है, ये जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब आप पूछोगे मैडम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स को ही नहीं, आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर कई बार डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबल करते हैं। प्लस यहाँ पे कार्बन और उसके जो साथीदार हैं वो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं,
ठीक है। यहाँ पे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स सारे सॉल्युबल हैं, वाटर में वो इनसॉल्युबल रहते हैं। जब ये सॉल्युबल ही नहीं है तो कंडक्ट कैसे करेंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। प्लस दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए हमारे पास आयंस बनना ज़रूरी है। आयंस कब बनते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। पर यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड क्या करते हैं? ये तो भाईचारा निभाते हैं, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो जब आयन ही नहीं बनेंगे, जब हम कहते हैं कि भाई इसके पास ये कैपेसिटी ही नहीं है आयन बनाने की, तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट कर पाएंगे? इसीलिए ये सारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम कार्बन 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 आपने कब से कर रखा है, पर नेचर में कार्बन मिलता कहाँ है, कैसे मिलता? ठीक है, मैंने आपको बताया कि अर्थ के क्रस्ट में 0.02% है। अब आप बोलोगे मैडम इतना ढूंढने कौन जाएगा, इतना छोटा छोटा परसेंटेज हम ढूंढने कैसे जाएं? तो समझो, कार्बन हमें फ्री स्टेट में भी देखने को मिलता है, कार्बन हमें कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिलता है। अब फ्री स्टेट की जब हम बात करें, फ्री स्टेट में या तो डायमंड के शेप में होगा, या ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा, या अगर हम कहें तो एक आया है नया बल्की बॉल, दैट इज बकमिंस्टर फुल्लरिन। ये तीन ऐसे स्टेट हैं, तीन ऐसे फॉर्म हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिल जाते, इजीली अवेलेबल। कंबाइंड स्टेट में जहाँ से हमें कार्बन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 0.02% इन द एटमॉस्फेयर, कार्बोनेट्स हमारे लाइमस्टोन या कार्बोनेट ओर्स सारे, फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में हमें कार्बन कंबाइंड स्टेट में मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कोक के फॉर्म में। ठीक है, अभी ये जो फ्री स्टेट वाले हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर। डायमंड आप सबको पता है हीरा, ग्रेफाइट यानी कि आपकी पेंसिल में जो लीड होती है, नोक होती है, दैट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। और बकमिंस्टर फुल्लरिन को भी हम समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो हैं क्या क्या, अगर हम बोले तो डायमंड, फिर ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल्लरिन, ये सारे एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। एलोट्रोप्स यानी कि फिजिकल फॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट है जो है, उसमें हमें वेरिएशन देखने को, उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो तीन बेसिक एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट, फुल्लरिन और हमारा डायमंड। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ग्रेफाइट एक शीट की तरह दिखेगा, डायमंड आपको एक पर्टिकुलर शेप में दिखेगा, जबकि फुल्लरिन जो है, बकमिंस्टर फुल्लरिन जो है, जिसको फुल्लरिन कहा जाता है, वो एक फुटबॉल की तरह आपको वो एक फुटबॉल की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, इन्हीं के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले डायमंड एंड ग्रेफाइट को समझ लेते हैं। अगर हम डायमंड की बात करें तो स्ट्रक्चरली वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से एटम्स का अंदर प्लेसमेंट है। जबकि हम ग्रेफाइट की बात करें तो लूज शीट्स हैं। ठीक है, ग्रेफाइट में लूज शीट्स हैं। डायमंड है वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है विच हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ठीक है, चमकता है। जबकि ग्रेफाइट है वो ओपेक सब्सटेंस है, ग्रेइश ब्लैक कलर का। ठीक है, आपको पेंसिल की लीड अगर पता हो तो वो ग्रेइश ब्लैक कलर की दिखती है और उससे लाइट पास नहीं होती, इसलिए वो ओपेक सब्सटेंस है। ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबर कार्बन्स। अगर आप इसमें देखो तो एक कार्बन एक कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन से लिंक्ड होगा। किसी भी कार्बन को आप ले लो, वो हर जगह से 4 4 कार्बन से लिंक्ड होगा।
जबकि ग्रेफाइट के केस में 3 ही होते हैं। ग्रेफाइट के केस में अगर हम देखें, जैसे ये कार्बन ले लो, ठीक है, ये वाला कार्बन ले तो 1 2 और तीसरा, मैं पेन का कलर चेंज, ये वाला कार्बन लिया तो 1 2 और 3 वाला कार्बन 2 और साइड 3, ठीक है। तो 3 ही कार्बन शेयर करता है ग्रेफाइट, जबकि डायमंड 4 कार्बन शेयर करता है। इट हैज रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है और एकदम कड़क है, रिजिड है। जबकि हमारा ये जो ग्रेफाइट है वो शीट बनाता है और कैसा, हेक्सागोनल एरे है, हेक्सागोनल रिंग्स बनती है, एक के ऊपर दूसरी प्लेस करी हुई, ठीक है। यहाँ पे डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन्स दूसरों के साथ शेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट डायमंड नहीं कर पाता, बट ग्रेफाइट में खाली 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, चौथा हवा में झूलता है, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। ये हमारे सेल्स के जो बैटरीज आती हैं हमारी, उसके रॉड में भी कार्बन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो डायमंड बहुत ही हार्ड है और हेवी है, ठीक है। बड़े बड़े डायमंड कट्स हम जो पहनते हैं, हम जो यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सारे जो हैं वो छोटे छोटे तराशे गए हुए हैं, उसको कट करके लाते हैं मार्केट में और हमारे ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। बट जो एक्चुअल आते हैं वो तो काफ़ी हेवी आते हैं। जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है एंड लाइट एज कंपेयर टू डायमंड, डायमंड के कंपेयर में हमारा ग्रेफाइट लाइट होता है और सॉफ्ट होता है। आप पेंसिल की नोक इजीली तोड़ सकते हो। आजकल जो ये हमारी 0.7 mm वाली जो पेंसिल्स आती हैं, 0.5 लीड वाली जो आती है, उसकी लीड आप इजीली तोड़ सकते हो, ठीक है। तो वो डायमंड के कंपेयर में सॉफ्ट आती हैं। अभी यूजेस की बात करें तो भाई डायमंड तो हम ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम बोलें तो चीज़ें काटने में यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रोड्स, ल्यूब्रिकेंट एंड लीड पेंसिल्स। पेंसिल में लीड बनाना के अलावा हमारे इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट्स, सारे चीज़ों में भी ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स में यूज़ करने का रीज़न क्या है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम जो कैथोड्स एंड एनोड्स हैं, कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री में बड़े बड़े कैथोड और एनोड यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो हम उसमें ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। प्लस लुब्रिकेंट, तो ये ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रिक्शन कम करता है। लुब्रिकेंट्स हम हमारे व्हीकल्स में या ऐसे स्पेयर पार्ट्स में यूज, जहाँ पे कंटिन्यूस फ्रिक्शन होता रहता है। लीड पेंसिल आप सबको पता है, पेंसिल की लीड में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा तीसरा है फुल्लरिन, कार्बन 60 कार्बन्स का एक एलोट्रोप है, जो कि एक फुटबॉल की तरह आपको दिखता है, ठीक है। ये अगर आप इसको देखने जाएं तो कोई जियोडेसिक डोम्ड डिज़ाइन है, ठीक है, जिसको बकमिनिस्टर फुल्लरिन साहब ने बनाया था। यूएस के एक आर्किटेक्ट हैं और उन्हीं के नाम से हमने इसको नाम भी यही दिया, ठीक है। अगर हम देखें, कार्बन जो है बहुत ही वर्सटाइल नेचर का है। कार्बन की बहुत सारे अलग अलग रूप रंग रेखाएं हैं, ठीक है। अभी इसी वर्सटाइल नेचर को अगर हम ध्यान दें तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ जो कंपाउंड एलिमेंट्स जुड़ते हैं वो एक बहुत बड़ी चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये तकरीबन रिसेंटली अभी तक जो स्टडी करी गई है, अभी तक दुनिया को जितने कार्बन के साथ बने हुए कंपाउंड के बारे में है, वो तकरीबन 3 बिलियन कंपाउंड हैं, जहाँ पे
कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो दो चीजें, कैटनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। अब बोलोगे मैडम भारी भारी वर्ड यूज कर लिया आपने, दो फैक्टर्स कार्बन के, कैटनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, होते क्या हैं ये दोनों? तो समझते हैं। पहले कैटनेशन को समझते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कंबाइनिंग ऑफ कंपाउंड्स या एटम्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटनेशन। कार्बन के पास ऐसी क्षमता है कि वो अपने खुद के भाइयों के साथ या खुद के रिश्तेदारों के साथ जुड़ के लंबी लंबी चेनें बना सकता है, लंबे लंबे रिश्ते निभा सकता है। ठीक है, कैसे? तो देखो, कार्बन को क्या चाहिए? आप मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड शेयर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यानी कि हर जगह कार्बन अपने ही रिश्तेदारों के साथ, अपने ही भाई बहनों के साथ रिश्ते लंबे लंबे निभाए जा रहा है। ठीक है, सीधी चेन ले लो या ब्रांच ले लो, मेरे को कहीं से भी आप कंबाइन कर लो, कहीं से भी मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। स्ट्रेट चेन बना लेगा, ब्रांच चेन बना लेगा, कभी कभार ये इस तरीके से क्लोज्ड चेन भी बना लेता है। अब क्लोज्ड चेन में इतने सारे कंपाउंड है कि हम पूरा दवाइयों की दुकान खोल लेते हैं कार्बन के नाम पे। ठीक है, कार्बन अपने आप से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों केस में जुड़ सकता है। वो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है। भाई मेरे साथ आप बॉन्ड बना लो, मैं खुश आप खुश। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं तो भाई सिंगल में भी जिंदगी जी लूंगा, डबल में भी और ट्रिपल में भी, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स कैटनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है, वो सल्फर भाई साहब है, जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहाँ पे 8 सल्फर बनके एक सल्फर मॉलिक्यूल बनाता है। तो कार्बन की तरह सल्फर भाई साहब भी नवाब हैं और इसीलिए ये नवाबों जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्राउन स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, सल्फर के अलावा सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये दोनों भी कैटनेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये दोनों भी कैटनेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अभी टेट्रावेलेंसी समझी जाए अगर, तो हम बात करें टेट्रावेलेंसी की, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है, यानी टेट्रा कहा जाता है। अभी कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है, तो ज़रूरी नहीं है कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा अपने ही भाइयों के साथ बनाएगा, वो किसी ऐसे मोनोवेलेंट के साथ भी बना लेगा, कोई डाइवेलेंट के साथ भी बना लेगा, ट्राइवेलेंट के। अब ये मोनो डाई ट्राई होता क्या है वेलेंट में, यानी कि जिसकी एक वैलेंसी हो, 2 वैलेंसी हो या 3 वैलेंसी हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास मीथेन है CH4। अब मेरे पास आता है क्लोरीन, जिसकी वैलेंसी -1 है, उसके साथ तो बॉन्ड बना लिया। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि भाई इस तरीके से क्लोरीन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, मोनोवेलेंट एलिमेंट्स हैं ये सारे, इनके साथ बहुत अच्छे से इनकी कार्बन की जमती है। ठीक है, जब 19th सेंचुरी के शुरुआत में हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्क कर रहे थे प्लांट्स में से या हम कहें एनिमल्स में से, तो बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिल रहे थे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो मिनरल्स में से मिल रहे थे हम उन्हें इनऑर्गेनिक कह रहे थे, प्लांट और एनिमल में से जो मिल रहे थे वो ऑर्गेनिक कह रहे थे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हमने ये सिंथेसाइज किया या ये स्टडी किया कि भाई वो कहीं ना कहीं हमारे कार्बन से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कार्बन से जुड़े हैं। एक जर्मन केमिस्ट थे वॉलर करके, ठीक है, एक जर्मन केमिस्ट जो थे वॉलर, उन्होंने ऐसा बताया 1828 में
यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट, इसको नाम क्या दिया, अमोनियम साइनेट। अभी अमोनियम साइनेट की अगर बात करूँ तो यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनिया NH4 साइनेट CN, ठीक है। पर जब हमने इनकी स्टडी करी तो हमें इतनी चीज समझ आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको रेफर करते हैं जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हम लिविंग सिस्टम से ऑब्टेन करते हैं या आजकल हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं। अब खाली कार्बन हाइड्रोजन नहीं, पर उसके साथ साथ हम हेलो ग्रुप्स, नाइट्रोजन वगैरह को भी स्टडी करते हैं। थोड़ा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम देख लें तो एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे होते हैं हेलो एल्कीन्स, यानी हेलोजन जहाँ पे हमारे बेसिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अल्कोहल्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड या हम कहें कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। अल्डिहाइड में अगर बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन सॉल्यूशंस, कीटोन आप जो नेल पॉलिश रिमूवर्स यूज करते हो एसीटोन, विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड जो बी स्टिंग में से निकलता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमारे, ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसको हमने बेसिकली स्टडी किया, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो कार्बन है नेचर में 119 एलिमेंट्स में से कार्बन को क्यों इतना महत्व दिया, क्यों हमने कार्बन का एक पूरा चैप्टर दे दिया, कार्बन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी, वो सारी चीजें समझी, ठीक है। कार्बन की प्रॉपर्टीज समझी, कैसे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हमने ये समझा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट क्या होता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स देख लिए, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरिन, ठीक है। उसके अलावा हमने कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देख ली। और जब हम बात करते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज की तो कैटनेशन और टेट्रावेलेंसी, तो इन दोनों के बेस पे एक पूरा ग्रुप ऑफ कंपाउंड डेवलप होता है, यानी कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें कौन कौन से आते हैं ये सारे स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखते हैं कि किस तरीके से कार्बन अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और कार्बन के साथ जब लंबी लंबी चेनें बनती तो उनको नाम कैसे दें, नामकरण तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट मॉड्यूल में ध्यान से, शांति से समझेंगे। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको धीरे धीरे शांति से समझो, कोई हड़बड़ी मत करना इस चैप्टर में, ठीक है। सी यू देन, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।